नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया जाए। यहाँ भी इंट्रोडक्शन में यहाँ ज़्यादा कहानी फर्जी लिखी है। एक ये पैराग्राफ है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, एक ये पैराग्राफ है। रियल में वास्तव में यहाँ से शुरू होता है चैप्टर जब अमीनो एसिड पढ़ते हैं। फिर भी 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये लाइन टिक कर लें। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेम केमिकल या एलिमेंट तो लगभग सभी सेम होते, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस करें, कहाँ, प्लांट की या एनिमल की या किसी माइक्रोबियल पेस्ट की, तो हमको बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बहुत सारे और। इनका कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू होगा। कुछ अंडरलाइन करेंगे नहीं। अगर ऐसी एनालिसिस हम कहाँ करें? अर्थ क्रस्ट की करें, जो कि क्या है, तो संयोग से हमको मिलेगा क्या, ये काम की बात है। लिविंग और नॉन लिविंग में सिमिलर लिस्ट मिलेगी एलिमेंट की। फिर भी कह रहा क्या कुछ अंतर होगा, तो कहोगे हाँ कुछ अंतर होगा। जैसे ऑल द एलिमेंट present in the sample of earth crust also present in sample of living tissue। नाम सेम होंगे लेकिन परसेंटेज सेम नहीं होगा। नेम सेम होंगे लेकिन परसेंटेज सेम नहीं होगा। जैसे देखो लिखा है कि अगर बहुत क्लोज एग्जामिनेशन करोगे तो पता चलेगा कि क्या ज्यादा है, कार्बन और हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू क्या, अदर एलिमेंट इज हायर इन किसमें, लिविंग, देन क्या, अर्थ क्रस्ट। ये तो वो टेबल दिया है 9.1। तो भले ही ये पैराग्राफ में कुछ न याद रहे, लेकिन ये टेबल आपके काम की है, यहां से सवाल मिल सकता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कहाँ ज्यादा कहाँ कम, और सल्फर तक, यहां तक देखो तो कहां ज्यादा है कहां कम है। तो देखोगे यहां ज्यादा है, यहां क्या है, ज्यादा है। और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन कहां ज्यादा है, अर्थ का। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। ऊपर के 5 यहां ज्यादा है, नीचे के 4 कहां ज्यादा है। तो कौन कौन से एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है और कौन कौन से एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, टोटल में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो दोनों जगह मैक्सिमम यही है। मैक्सिमम कौन है, ऑक्सीजन, चाहे यहां पूछो चाहे यहां पूछो। मिनिमम क्या है, तो अलग अलग। देखो यहां नाइट्रोजन बहुत कम है और यहां सिलिकॉन बहुत कम। तो यहां कुल 4 क्वेश्चन इस टेबल से बन सकते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, हम लोगों में कम है, और कौन कौन है जो हम लोगों में ज्यादा है, अर्थ क्रस्ट में कम है। मैक्सिमम या मोस्ट एबंडेंट कौन सा है और लीस्ट एबंडेंट, यही 4 क्वेश्चन इस टेबल से बन सकते हैं। बाकी जनरल कहानी है, एक आपको रटना है कि जब केमिकल कंपोजिशन टेस्ट एनालिसिस कर रहे थे तो लिविंग टिश्यू को किसमें ग्राइंड करते हैं, तो याद रखेंगे ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में याद। और फिर हमको क्या मिलेगा, तो हमको 2 चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा एसिड सॉल्युबल और एक मिलेगा क्या, एसिड इनसॉल्युबल। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ होंगे, एसिड सॉल्युबल। अभी तक इन जनरल यहां से कोई सवाल आया नहीं, कभी आता है। कह रहा हायर क्लास में आप जाकर के पढ़ोगे, कैसे पता करोगे कौन ऑर्गेनिक है और कौन इनऑर्गेनिक है, और कैसे फिर कंपाउंड को सेपरेट करोगे। यहाँ उसको करे कुछ खास बात नहीं है। फिर मालूमदार फार्मूला, ये डिफिनीशन यहाँ दी, इसको टिक कर लो, केवल यही एक लाइन है। ये देखो लिखा, ऑल द कार्बन कंपाउंड वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, इसको कहेंगे क्या, ये डिफिनीशन यहाँ दी है। तो ये आपके काम की एक लाइन यहाँ मिल गई है। यहाँ हमको ऑर्गेनिक में मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में मिलेंगे।
बाकी कोई खास बात नहीं है। एक ये, अगर हम किसी लिविंग टिश्यू को जला देंगे तो जो हमको आयस मिलेगी उसमें क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये एक लाइन टिक कर लो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट और फास्फेट हमको कहाँ मिल जाएंगे, ज्यादातर एसिड सॉल्युबल में ऑर्गेनिक मिलते हैं, ज्यादातर एसिड सॉल्युबल में ऑर्गेनिक मिलते हैं, लेकिन क्या मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक। कौन से, सल्फेट और फास्फेट। बाकी जनरल कहानी इसको छोड़ देंगे, कुछ खास नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझेंगे कि यहां से लेकर के केवल कहानी पढ़ते जाएंगे। एक ये ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, अगर इस पैराग्राफ से लाइन पूछेगा तो यही पूछ सकता है। रिलेटिव एबंडेंस किसका है, कार्बन और हाइड्रोजन का हाई होंगे किसमें, लिविंग में, किससे, अर्थ क्रस्ट। एक लाइन ये मिल सकती है। किसमें पेस्ट बनाएंगे, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल दो फ्रैक्शन मिलेंगे। हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको कहाँ मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल में मिलेंगे। बस यहाँ कुछ नहीं है। वैसे यहाँ एक ये डिफिनीशन लिखी है कि बायोमोलिक्यूल की डिफिनीशन क्या है, आयस में क्या मिलेगा, कौन सा इनऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है जो हमको मिल जाएगा एसिड सॉल्युबल में। बस इतना पढ़ने के बाद छोड़ देंगे। इस टेबल का भी कोई मतलब नहीं, उस टेबल से सवाल मिल सकता है। रियल में चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है जहां से अमीनो एसिड शुरू होगा। तो हमको बायोमोलिक्यूल में अमीनो एसिड पढ़ना है, फैटी एसिड पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। ये सब यहाँ रियल में पढ़ना है। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, बाकी एंजाइम पढ़ना है। यहां से आप टिक करेंगे, यहां से कहानी शुरू होती है। पहला सवाल, अमीनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक है। इसमें क्या पाया जाएगा, एमिनो ग्रुप पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, एसिडिक ग्रुप पाया जाएगा। कहाँ होंगे, सेम कार्बन पर। कहोगे क्या, अल्फा। इसी नाते अमीनो एसिड का नाम अल्फा अमीनो एसिड। एक सवाल, इस नाते अमीनो एसिड को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो जब 4 यहाँ ग्रुप होंगे जो 4 वैलेंसी को ऑक्युपाई करेंगे, तो एक कौन होगा, हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल, एक एमिनो और एक कोई ना कोई वेरिएबल ग्रुप होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, आर। इस हिसाब पर कि जो नेचर ऑफ आर है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर, अमीनो एसिड कई प्रकार के होते हैं। आर किस प्रकार का होगा, तो आर में हो सकता है एक नाइट्रोजन और लगा हो, एसिड लगा हो, बेस लगा हो, कई प्रकार के। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर देयर आर मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड। हो सकता है आर के नाम पर कोई एरोमेटिक चेन लगी हो, तो फिर वो एरोमेटिक अमीनो एसिड हो जाएगा। कितने अमीनो एसिड प्रोटीन में पाए जाएंगे, तो कहोगे कितने, 20 अमीनो एसिड पाए जाएंगे। और ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड का जो आर है वो क्या हो सकता है, तो आर के नाम पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो अमीनो एसिड का नाम, और आर के नाम पर क्या मिलेगा, तो अमीनो एसिड का नाम एलानाइन। और आर के नाम पर क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो अमीनो एसिड के नाम पर सेरीन। 20 में से 3 फिगर में पीछे दिए, वो आगे देख लेंगे। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी किसकी, किस पर डिपेंड है, तो अमीनो एसिड पर भी डिपेंड है, कार्बोक्सिल ग्रुप पर भी, और आर। इस आधार पर कि एमिनो ज्यादा है कि कार्बोक्सिल ज्यादा है, तो अगर NH2 ग्रुप ज्यादा होगा तो बेसिक, कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होगा तो एसिडिक। जैसे एसिडिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल और बेसिक का एग्जाम्पल, पता नहीं कितनी बार ये आ चुका है बेसिक वाला। बेसिक का एग्जाम्पल लाइसिन, और न्यूट्रल का एग्जाम्पल कौन सा, वैलिन। इसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा है, तो आंसर देंगे टायरोसिन, फिनाइल एलानाइन और ट्रिप्टोफान। ये इतना पैराग्राफ भी बिल्कुल अलग है, इतना पैराग्राफ अलग है। अमीनो एसिड की खास बात यह है कि जो NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप है, उसका नेचर क्या है, आयोनाइजेबल है। तो अगर NH2 आयोनाइज होगा तो NH3H प्लस हो जाएगा, और अगर ये आयोनाइज होगा तो COO माइनस हो जाएगा। तो ध्यान सुने, कह रहा है अलग अलग pH के सोल्यूशन ले लो, अलग अलग
पीएच के सॉल्यूशन ले लो तो कभी हमको ये देखने को मिलेगा, कभी हमको ये देखने को मिलेगा और कभी हमको ये देखने को मिलेगा। तो कब कौन सा देखने को मिलेगा ये आपको सोचना है। अरे आराम से बताइएगा, ये फेज हमको कब देखने को मिलेगी। तो देखो यहां H जुड़ा है, यहां H जुड़ा है और ये फेज में क्या है, H निकल गया है। तो अगर H इससे निकला है, इसका मतलब बेस में डाले होंगे तभी तो निकला होगा। इसका मतलब ये कहां मिलेगा, बेसिक मीडियम में, और ये कहां मिलेगा, एसिडिक मीडियम। इसका मतलब ये कहां मिलेगा, ये न्यूट्रल में मिलेगा। इधर से इधर की तरफ पीएच घटेगा और इधर से इधर की तरफ पीएच बढ़ेगा। ये दिमाग में रखिएगा। हो सकता है एग्जामिनर कोई एक डायग्राम दे दे और आपसे पूछ ले कि ये किस पीएच के सॉल्यूशन में मिलेगा, तो ये लो पीएच वाले मिलेगा, ये हाई पीएच वाले मिलेगा और ये न्यूट्रल वाले मिलेगा। इसका नाम क्या है, ज्विटर आयन। ये पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में देखिए हर साल एक सवाल आ ही रहा इस पैराग्राफ से। पूरा पैराग्राफ सब कुछ पूछा जा चुका है। लिपिड सामान्यतया क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। ये कैसे हो सकते हैं, फैटी एसिड। एक फैटी एसिड में क्या होगा, तो कार्बोक्सिल ग्रुप तो होगा ही, जो किससे जुड़ा होगा, आर। बस आर के नाम पर क्या हो सकता है, CH3 या C2H5 या कोई हाई नंबर। बस अधिकतम कितना हो सकता है, तो मिनिमम 1 कार्बन और अधिकतम 19 कार्बन। जैसे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। जैसे कौन सा, तो कहोगे पाल्मिटिक एसिड में कुल कितने हैं, 16 कार्बन है। किसको मिला करके, तो चेन में कितने हैं, तो चेन में तो 15 होंगे भाई। COOH वाला एक कार्बन है तो इसका मतलब चेन में कितने हैं, 15 है। ऐसे ही अराइकिडोनिक एसिड में कितने हैं, कितने हैं, 20 हैं। किसको मिला करके, तो चेन में 19 होंगे। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, फैटी एसिड हो सकता कैसे हो, और या हो सकता क्या हो, सैचुरेटेड का मतलब जिसमें क्या होगा, और अनसैचुरेटेड मतलब एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, डबल बॉन्ड। अनदर सिंपल लिपिड कौन सा है, ग्लिसरॉल। बस ग्लिसरॉल केमिस्ट्री वाइज क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ऐसा हो सकता है कि ग्लिसरॉल भी हो और फैटी एसिड, मतलब 3 विकल्प हमारे पास हैं, या तो प्योर फैटी एसिड, या तो प्योर ग्लिसरॉल, या तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों। तो देखो क्या होगा, जब फैटी एसिड पाया जाएगा ग्लिसरॉल के साथ तो किस बॉन्ड से, किस बॉन्ड से, ईस्टर बॉन्ड से। ये याद रखिएगा, एस्टरीफाइड लिखा है। अगर एक फैटी एसिड जुड़ा तो, और अगर 2 फैटी एसिड जुड़े तो, और 3 जुड़ गए तो 3 ग्लिसरॉल नहीं है, यह आया हुआ सवाल है। ट्राई ग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, कि 3 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। फिर देखो इनको हम फैट कहते हैं या क्या कहते हैं, आयल। किस हिसाब से, मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से। ये लाइन टिक करिएगा। आयल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा वो जाड़े में भी आपको आयल के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल नहीं भूलेंगे, जंजली आयल। ये कैसा बना रहेगा, आयल। कब, विंटर। और अगर ये फैट होता तो ये जम जाता। कैन यू आइडेंटिफाई ए फैट, तो फैट और आयल में मेल्टिंग पॉइंट किसका, लो। तो आयल का मेल्टिंग पॉइंट लो, तो फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई। लिखा नहीं है, बगल में चाहे लिख लीजिएगा। कुछ लिपिड हैं, जैसे इन लिखा सम लिपिड है क्या, फास्फोरस, या उसमें क्या कहोगे, फास्फोराइलेटेड आर्गन। अगर लिपिड में फास्फोरस जुड़ गया तो अपने आप नाम क्या हो जाएगा। ये कहाँ पाए जाते हैं पहले से पता है, ये आया हुआ सवाल है। लेसिथिन क्या है, तो लेसिथिन क्या है, तो कहोगे फास्फोलिपिड है। लेसिथिन क्या है, तो कहोगे फास्फोलिपिड। हाँ, न्यूरल टिश्यू में भी लिपिड पाई जाएगी, बस कैसी होगी, तो मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कैसा होगा, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। याद क्या रखोगे जरा आराम से बताओ। पहला सवाल कि कोई फैटी एसिड क्या होता है, तो कहोगे COOH R के साथ जुड़ा होगा। एग्जाम्पल 2 दिए हैं, एक कौन सा,
और एक कौन सा, इसमें कुल कितने हैं, इसमें कुल कितने हैं। बस ये ना भूलिएगा क्या मिला के है। तो कार्बोक्सिल छोड़ के क्या होगा, तो 16 वाले में 15 और 20 वाले में 19, ये ध्यान रखिएगा। फिर मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है। मोनोग्लिसराइड में कितने, डाइग्लिसराइड में कितने और ट्राइग्लिसराइड में कितने। फिर ये भी हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट लो या मेल्टिंग पॉइंट हाई। लो होगा तो आयल होंगे और हाई होगा तो फैट। फिर पहुंचाएगा फास्फेट भी मिल सकता है, तो क्या कहोगे, फास्फोलिपिड कहां पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऐसे कार्बन कंपाउंड हैं जो कि कैसे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब जब कार्बन के साथ नाइट्रोजन वाली रिंग आ जाए तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगी। इसमें से कुछ का नाम नाइट्रोजनस बेस है। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, तो कहोगे हेट्रोसाइक्लिक रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा कौन कौन से, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। रटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जब शुगर से जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, और जब फास्फेट जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, जैसे एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और साइटिडीन क्या है। जबकि एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और साइटिडाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं। डीएनए हो या आरएनए, वहां सिर्फ क्या मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। डीएनए आरएनए क्या काम करते हैं, तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में इसके आगे बहुत कुछ दिया था। पुरानी वाली एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया था, नई एनसीईआरटी में कुछ नहीं, केवल इतना ही दिया है। क्यों, इसके आगे की सारी कहानी 12th में दी हुई है, तो वहीं 12th में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ है ही नहीं, बस इसमें याद रखिए प्यूरिन कौन है, पिरिमिडिन कौन है। अरे प्यूरिन, ये दो प्यूरिन है, ये दो क्या है, प्यूरिन, और ये तीन क्या है, पिरिमिडिन। बस फिर ये डायग्राम दिया है। देखिए डायग्राम दे करके एग्जामिनर कर क्या सकता है, आपसे डायग्राम पहचानवा सकता है। तो देखो कैसे, सिर्फ इतना दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा क्या है, या इतना दे देगा तो बताना पड़ेगा क्या है, या इतना दे देगा ग्लाइसिन, बस ये आपसे पहचानवाएगा केवल, बस ऐसे एलानाइन, या ये क्या है सेरीन, या सिर्फ इतना दे देगा। तो ये पाल्मिटिक एसिड है, चूंकि दिया है तो आप याद रखिएगा। ये सिर्फ इतना क्या है, ये देखो, ये इतना हिस्सा ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, तो कैसा है। और यहां देखो, यहां जुड़ गया है क्या, फास्फेट जुड़ गया है, तो ये क्या है, या क्या कहोगे। तो जानते हो क्या करेगा एग्जामिनर, ये डायग्राम बना देगा पेपर में, इतना आपसे पहचानवा लेगा ये है क्या, तो आप क्या बताओगे, या और इसको नहीं पहचान पाओगे दूर से, तो ये क्या है कोलेस्ट्रॉल। तो हमें उम्मीद है या तो ये डायग्राम आ सकता है, या तो ये भी आने की संभावना है, इसको भी पहचानना होगा क्या है, पाल्मिटिक एसिड। अब ये दिए हुए हैं, सारे दिए नहीं तो जितने दिए कम से कम उतने याद रखोगे। ये क्या है, एडेनिन, पहचानने को दे देगा, कुछ नहीं कर, केवल ऐसे डायग्राम बना, 4 ऑप्शन दे देगा क्या है। एडेनिन में क्या जुड़ गया है, शुगर जुड़ गया है। अब जब शुगर जुड़ गया है, देखो एडेनिन है, शुगर जुड़ गया है, तो क्या कहोगे। और यहां देखो फास्फेट जुड़ गया तो क्या हो गया। अब यहां क्या दिया है, यूरेसिल, तो ये क्या बन गया, इधर आगे दिया नहीं है, यूरिडाइलिक एसिड दिया नहीं है। तो जितना दिया हुआ है डायग्राम वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, कोई भी इसमें से इमेज एग्जाम में आ सकती है। फैन बंद कराना, बंद कर दो बेटा। ये वाला वो सबसे ऊपर, ठीक है। पेपर उठा के देखें, लगातार 3 साल से यहां से सवाल आ रहा है। पहले सवाल ही नहीं आ रहा था, जब से आना शुरू हुआ है तब से बंद ही नहीं हो रहा है। हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है, लगातार आ रहा है। एक लाइन का कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई भी बायोमॉलिक्यूल
जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जिसके जो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, वो प्राइमरी बायोमॉलिक्यूल, उसी प्राइमरी बायोमॉलिक्यूल को प्राइमरी मेटाबोलिटीज कहते हैं। ऐसा कोई भी जो प्राइमरी प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हो लेकिन जरूरी हो, उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। जैसे एंटीबायोटिक कोई निकालता है, वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। कोई पिगमेंट निकालता है, वो भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। कोई एल्कलॉइड जैसे ओपियम है, कैफीन है, निकलते हैं, ये सब किसमें आएंगे? गम है, रेजिन, ये सब किसमें आएंगे? सेकेंडरी। तो कॉन्सेप्ट ये फिर आपको याद रखना है, कुल यहाँ याद ही रखना है बस। पहले तो आप ये टेबल याद करोगे, पढ़ोगे बाद में, पहले ये रटोगे। टेबल से सीधे सीधे सवाल आता है, या तो मैचिंग करा देता है। जैसे कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन क्या है? क्या है? सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी में किस कैटेगरी में है? मार्फिन और कोडीन भी क्या है? लेकिन किस कैटेगरी में है? और मोनोटर्पीन और डाइटर्पीन भी क्या है? लेकिन और लेमन ग्रास आयल भी है किसमें? लेकिन ये आया हुआ है। अबरिन और रिसिन किस कैटेगरी में है? और कैनावेलिन किसमें है? विनब्लास्टिन और करकुमिन किसमें है? और रबर है, गम है, सेलुलोज किसमें है? इसमें से कोई भी चार उठा के दे देगा, मैचिंग करा देगा, या कोई एक नाम दे देगा। जैसे एक बार आया कैनावेलिन, ए क्या है? ऑप्शन में ये मिला, क्या? लेक्टिन। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, या तो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, या मैचिंग। तो पहला काम तो आप जल्दी में रहेंगे तो ये पढ़ के जाएंगे, उसके बाद अंदर पढ़ेंगे। मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील विद आइसोलेटिंग 1000 कंपाउंड। पहली लाइन में कुछ नहीं है। इफ इवन मेक ए लिस्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, लिस्ट वुड हैव 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें अमीनो एसिड, शुगर। अब ध्यान सुने, ये जो अमीनो एसिड वगैरह हैं, ये किस में आएंगे? ये सब प्राइमरी में आएंगे। किस में आएंगे? प्राइमरी में। कह रहा जो सेक्शन 9.10 में ये सब के सब क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल को ही क्या कहा जाता है? मेटाबोलिटीज। इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस दैट प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड जो फिगर 9.1 में थे, इन सब को क्या कहते हैं? अभी पिछले साल ही एक सवाल आया, 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था इसमें से कौन सेकेंडरी मेटाबोलिटीज नहीं है। तो या तो आप सेकेंडरी मेटाबोलिटीज की लिस्ट याद रखो, या तो आप ये याद रखो कि फिगर 9.1 में बने कौन है। तो यही तो 9.1 है। तो देखो यहाँ जितने लिखे हैं ये सब किस में आएंगे? मतलब ये भी क्या है? ये भी क्या है? प्राइमरी। ये भी क्या है? प्राइमरी। ये भी प्राइमरी। सब के सब क्या हैं? प्राइमरी हैं। इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी। लेकिन जब हम किसी प्लांट की, किसी फंजाई की, या किसी माइक्रोब की सेल की एनालिसिस करते हैं तो हमको बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं अदर देन दीज प्राइमरी। जो अदर देन दीज होंगे उन्हीं का नाम सेकेंडरी। और लिस्ट देखो कितनी लंबी है। एल्कलॉइड, फ्लेविनॉइड, रबर, आयल, ये न भूलिएगा। एंटीबायोटिक किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। पिगमेंट है, सेंट है, गम है, मसाले, सब के सब किस में आएंगे? सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी भी याद रखना है और सेकेंडरी भी। करेक्ट टेबल ये देख लो। जब प्राइमरी मेटाबोलिटीज की बात करें तो कहोगे इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? नॉर्मल फिजियोलॉजी में। ठीक है। वी डू नॉट, अब कह रहा अभी हम नहीं जानते हैं कि रियल में क्या फंक्शन है, क्या रियल में क्या फंक्शन है। फिर भी कह रहा ये क्या होंगे? इसमें से कुछ न कुछ तो हमारे काम के होंगे। जैसे रबर हमारे काम की है, ड्रग हमारे काम की है, मसाले हमारे काम के हैं, सेंट काम की है। और कुछ मेटाबोलिटीज कहाँ यूज होते हैं? कहाँ? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कह रहा बाद में पढ़ेंगे, और बाद में कहीं चर्चा ही नहीं किया है। पूरा 11th पढ़ डालिए और पूरा 12th पढ़ जाइए, कहीं कुछ नहीं लिखा है। जो लिखा यहीं लिखा है। तो सवाल याद रखेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलिटीज हमारे किस काम के? तो या तो हमारे सीधे पर्पज के होंगे, या तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगा। लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट।
इस हेडिंग से भी खूब सवाल आ रहे हैं। क्या कह रहा, जितने भी कंपाउंड हमको कहां मिले थे, एसिड सॉल्युबल पूल में मिले थे, उन सब का मॉलिक्यूलर वेट की रेंज 18 टू 800 डाल्टन। हुआ क्या था कि जब वो पेस्ट बनाए थे ना, तो उसको कार्टन से फिल्टर किए थे, तो फिल्टर करने के बाद कुछ चीजें ऊपर रह गई थी और कुछ चीजें नीचे आ गई थी। तो जो नीचे आई थी वो एसिड सॉल्युबल, इनको फिल्ट्रेट भी कहते हैं, और जो ऊपर रह गए एसिड इनसॉल्युबल या रिटेंटेट। तो ये क्या होंगे, रिटेंटेट, और ये क्या होंगे, फिल्ट्रेट। ये सब के सब एसिड इनसॉल्युबल और ये होंगे एसिड सॉल्युबल। तो जरा बताओ किनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा? तो भाई नीचे वालों का मॉलिक्यूलर वेट कम, ऊपर वालों का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उनको मैक्रो मॉलिक्यूलर कहेंगे। बस इतनी सी बात। अब आओ, तो जितने एसिड इनसॉल्युबल वाले हैं उसमें कुल कितने लोग मिले? केवल 4 लोग। कौन से? तो भाई बड़ी सी प्रोटीन मिली, बड़ा सा न्यूक्लिक एसिड मिला, बड़ा सा पॉलीसेकेंड मिला, लेकिन थोड़ा कम बड़ा क्या मिला? लिपिड। तो पहला सवाल तो यही है, ऊपर वाले फ्रैक्शन में या एसिड इनसॉल्युबल में या रिटेंटेट में क्या 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 मिला? तो आप 4 चीजें बताएंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों मिले। कह रहा इन सब में किसको छोड़ दीजिए, तो ठीक छोड़ दिया। कह रहा सबका मॉलिक्यूलर वेट का रेंज कितना है? कह रहा कि लिपिड को छोड़ दीजिएगा बस, बाकी सबका क्या है? 10,000 के ऊपर है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड होंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। जो नीचे आएंगे वो माइक्रो और जो ऊपर रह जाएंगे वो मैक्रो। ऐसे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा किससे? 1000 से, उनको हम क्या कहेंगे? माइक्रो या सिंपल कहेंगे। और जिनका जो कहाँ पाए जाएंगे? जो कहाँ पाए जाएंगे? एसिड इनसॉल्युबल, वो उनका ज्यादा होगा, और उनका ज्यादा होगा तो उनको क्या कहेंगे? तो पैराग्राफ में सवाल हैं, किनको माइक्रो कहोगे, किनको मैक्रो कहोगे? तो एक लाइन में जो नीचे पाए जाएंगे वो माइक्रो और जो ऊपर पाए जाएंगे मैक्रो। जो नीचे पाए जाएंगे उनका 1000 से कम होगा, और जो ऊपर पाए जाएंगे उनका 10,000 से ज्यादा, बस एक को छोड़ के। किसको? लिपिड को। मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो होंगे, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 4 ही लोग तो हैं, फिर कह रहा किसको छोड़ दो? तो 2 बार लिपिड को छोड़ने कहा है, मॉलिक्यूलर वेट वाले में भी छोड़ने कहा है, और यहां भी छोड़ने कह रहा है। ये सब के सब क्या है? ये एक बार आया हुआ सवाल है, यही 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 4। पूछा इसमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है? तो अभी क्लियर है किसको छोड़ देना है? लिपिड को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब के सब क्या है? पॉलीमेरिक। कह रहा लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट किससे ज्यादा नहीं है, मतलब 1000 से तो कम है ना, तो जब 1000 से कम है तो कहां मिलना चाहिए था? यहां मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कहां रहे? तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। कह रहा ऐसा क्यों? तो लिपिड वास्तव में क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूलर वाले हैं, लेकिन कह रहा ये एज सच नहीं पाए जाते हैं, जबकि पाए कहां जाते हैं? जैसे मेम्ब्रेन। तो जब हम टिश्यू को क्या करेंगे? ग्रिंड करेंगे, तो मेम्ब्रेन भी तो टूटेंगी, और फिर क्या बन जाएगा? तो वेसिकल का साइज तो बड़ा होगा ना, जब बड़ा होगा तो छन्नी में नीचे जाएगा ही नहीं। इसी नाते वेसिकल क्या हो जाएंगे? नॉट वाटर सॉल्युबल। इसी नाते ये सब हमको कहां मिल जाएंगे? तो यहां एक असर्शन रीजन है, लिपिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है लेकिन ये हमको एसिड इनसॉल्युबल में मिलती है, ये असर्शन रीजन। तो कहोगे जब ग्राइंडिंग होती है टिश्यू टूटता है तो क्या बन जाता है? वेसिकल। और वेसिकल का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो मोटा मोटा क्या बताता है,
लेकिन कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल कहाँ हमको मिल गए और बाकी कहाँ मिल गए, ये सब कहाँ होंगे? तो ज़्यादातर मैक्रो हमको कहाँ मिलेंगे, इनसॉल्युबल। कह रहा दोनों को जोड़ लो, एसिड सॉल्युबल वाले और एसिड इनसॉल्युबल वाले, तो हमको क्या मिल जाएगा, किसी लिविंग टिश्यू का पूरा केमिकल कंपोजिशन मिल जाएगा। अगर समरी को देखें तो ये समरी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो जरा, लिखा है कितने परसेंट वाटर, कितने परसेंट प्रोटीन, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट, कितना लिपिड, कितना न्यूक्लिक एसिड। तो आर्डर जरा बता दो। तो सबसे ज्यादा क्या मिला, वाटर, उससे कम प्रोटीन, उससे कम है न्यूक्लिक एसिड, उससे कम है और उससे कम, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये आर्डर बनवा ले, या तो आर्डर बनवा लेगा या पूछ लेगा कोई नाम दे करके सबसे कम कौन है। तो इतनों में से सबसे कम कौन है, और इतने में से सबसे कम कौन है? अभी भी क्या है, लिपिड ही है, ठीक है। अब इतने में से सबसे कम कौन है, तो आयन बदल गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन है, अरे इतने में से बताओ, तो प्रोटीन है। तो जो आप रटे बैठे हो कि मोस्ट अबंडेंट कौन है, वाटर, वाटर सही है, लेकिन जब ऑप्शन में होगा तब ना सही है, ऑप्शन में ही नहीं होगा तो क्या होगा। तो देखेंगे कौन ज्यादा है, तो मैक्सिमम कौन है और मिनिमम कौन है, वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अगर सब दिए हैं तो ज्यादा और सबसे कम, अब इस हेडिंग में प्रोटीन के जनरल इंफॉर्मेशन दी है, फिर आगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया है। पहला सवाल, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड। वास्तव में ये चेन है, किसके, किससे जुड़े हैं, यहां से टिक करेंगे। प्रत्येक प्रोटीन क्या है, पॉलीमर, किसका। अब अमीनो एसिड पता है कितने टाइप के, 20, जिसमें कुछ नाम दिए हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको 20 नाम नहीं याद हैं तो कम से कम ये 7 नाम तो याद ही रखो जो दिए हैं। कौन से, एलानाइन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान और लाइसिन, 5। प्रोटीन क्या है, ध्यान सुने, जब एक जैसी यूनिट होती है तो होमो और अलग अलग यूनिट तो हेट्रो। तो ये किसमें है, किसमें नहीं है। होमो कब कहेंगे, एक ही टाइप के हों। इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड कंटेंट, कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा बाद में पढ़ाएंगे, कहाँ, इनको पता ही नहीं और चैप्टर ही हट गया है, कहाँ पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, केवल बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। अमीनो एसिड जरूरी है किसके लिए, इस नाते हमको सप्लाई करनी पड़ते किसके थ्रू, इस नाते जो डाइटरी प्रोटीन है जिनको हम खाते के बाद पचाते हैं, वो सोर्स किसके हैं। अब रुक जाओ, 2 कैटेगरी के अमीनो एसिड होते हैं, एसेंशियल और नॉन। ऐसे अमीनो एसिड जिनके लिए हमको प्रोटीन डाइजेस्ट करना पड़े, प्रोटीन से ही हमको मिल पाए, वो एसेंशियल। और ऐसे जो हम बना ले वो नॉन एसेंशियल। कितने एसेंशियल, 10, और कितने नॉन एसेंशियल, 10, ठीक है। देयरफॉर अमीनो एसिड कितने कैटेगरी के, ऐसे लिखा है विच आवर बॉडी कैन मेक, तो क्या कहोगे, जबकि एसेंशियल हमको बेटा कहां से मिलेंगे। प्रोटीन बहुत सारे काम करते हैं। अभी जल्दी में क्वेश्चन आया फंक्शन का, कौन कौन से काम करेंगे, तो या तो ट्रांसपोर्ट करेंगे, या तो लड़ाई करेंगे मतलब एंटीबॉडी बनाएंगे, या तो हार्मोन, या तो एंजाइम। काम के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल है। जैसे कोलेजन क्या काम करेगा, क्या बोल नहीं रहे हो, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, कहां, अरे भैया ये कनेक्टिव टिश्यू है, कहां मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू में ही तो मिलेंगे, और कहां मिलेंगे, भूल गए, ये कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। अच्छा ट्रिप्सिन क्या है, नहीं पूछेगा। इंसुलिन क्या है, नहीं पूछेगा। एंटीबॉडी क्या है, ये भी नहीं पूछेगा। हाँ रिसेप्टर पूछेगा,
रिसेप्टर किसके बने होते हैं? तो कहोगे प्रोटीन के। कौन से? एक क्वेश्चन आएगा ऐसे, हार्मोन के रिसेप्टर किसके बने होते हैं? तो आंसर क्या देंगे? प्रोटीन। और ये आया हुआ सवाल है। कौन सी प्रोटीन है जो ग्लूकोज का क्या करती है? कहां? नाम? GLUT4। ये जो 3 लाइनें लिखी हैं बहुत बार आ चुकी हैं, टिक कर लो। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, ऐसे ही मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। तो आंसर क्या देंगे? रूबिस्को। ये 2 सवाल रट लीजिएगा। अगर प्लांट कहेगा तो भी यही आंसर देंगे, प्लांट कहेगा तो भी यही आंसर देंगे। पिछली बार का पेपर देखिए, लास्ट ईयर का ही, इसमें से लाइन आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलीसेकेराइड। और जितना लिखा सब कुछ पूछा जा चुका, कुछ बचा ही नहीं जो ना पूछा गया हो। भाई हर साल 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछेंगे तो सब लाइनें पूछ ही डालेंगे। ये बताओ, एसिड इंसॉल्युबल जो पूल था उसमें क्या 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 था? प्रोटीन था, पॉलीसेकेराइड था, न्यूक्लिक एसिड था और लिपिड। प्रोटीन पढ़ चुके हो, अभी पॉलीसेकेराइड हेडिंग सामने है, अभी न्यूक्लिक एसिड फिर मिलेगा, और लिपिड पढ़ना नहीं, वो तो पढ़ ही चुके हैं पहले। तो एसिड इंसॉल्युबल में पॉलीसेकेराइड भी एक इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल है। पॉलीसेकेराइड आर क्या है? तो कहोगे लॉन्ग चेन है। किसके? शुगर। इनके जो थ्रेड होंगे, जैसे काटन का हम थ्रेड कहेंगे, उसमें डिफरेंट क्या पाए जाएंगे? भाई अलग अलग मोनोसेकेराइड होंगे। एज ए एग्जाम्पल देखो तो ये रटिए यहां से, सेलुलोज में एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड होंगे। नाम? तो बताओ होमोपॉलीमर की हेट्रो? क्या? होमोपॉलीमर। फिर देखो सेलुलोज क्या है? होमोपॉलीमर। फिर आ जाओ स्टार्च, ये भी इसी टाइप का है, मतलब ये भी होमोपॉलीमर है। ये स्टोर करता है एनर्जी किसमें? तो इसमें यूनिट का नाम? तो भाई स्टार्च की भी यूनिट क्या है? फिर आओ एनिमल, एनिमल में क्या मिलता है? इसकी भी यूनिट क्या है? तो यहां बगल में लिख लो, 3 लोगों की यूनिट ग्लूकोज है। किसकी किसकी? सेलुलोज की, स्टार्च की और ग्लाइकोजन। ये तीनों क्या हैं? होमोपॉलीमर। और तीनों की यूनिट कौन सी है? तो आंसर क्या देंगे? ग्लूकोज। लेकिन ये अलग बदल गया, इन्यूलिन भी क्या है? ये भी होमोपॉलीमर है, बस किसका है? फ्रक्टोज। किसी भी पॉलीसेकेराइड चेन जैसे ग्लाइकोजन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। राइट एंड को क्या कहते हो? तो अपने आप लेफ्ट एंड को क्या कहोगे? इट यहां किसके बारे में लिखा है? यहां इट लिखा है ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन में क्या पाई जाएंगे? ब्रांचेज। इतना ही केवल सवाल आ जाएगा, इतनी लाइन, ग्लाइकोजन हैज ब्रांचेज। सही है, क्या कार्टून दिख रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से लेकर के इतना एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इतना पहला सवाल, स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। क्या बनाता है? हेलिकल। कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? ये दिमाग में रखिएगा, आखिरी में आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है? ये भी सेकेंडरी मिल गया, अभी प्रोटीन का भी मिलेगा, अभी न्यूक्लिक एसिड का भी मिलेगा। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। एक क्वेश्चन, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा तो स्टार्च किसको होल्ड करेगा? कहां होल्ड करेगा? इसी नाते स्टार्च आयोडीन कैसा है? ब्लू। तो एक तो एसर्शन रीजन बन गया। यहां एसर्शन रीजन ये है कि स्टार्च आयोडीन ब्लू हो जाता है, क्योंकि ये आयोडीन को क्या करता है? होल्ड कर लेता है। फिर दूसरा है सेलुलोज में नहीं पाए जाते हैं क्या? अब जब हेलिक्स नहीं है तो क्या होल्ड करेगा आयोडीन? तो क्या ब्लू करेगा? तो 2 एसर्शन रीजन है यहां। स्टार्च आयोडीन ब्लू होगा और सेलुलोज आयोडीन ब्लू नहीं होगा। होगा तो उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो बताना पड़ेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आयोडीन होल्ड नहीं करता। और वो क्यों ब्लू है?
क्योंकि आयोडीन होल्ड करता है। तो यह दो असर्शन रीजन है, लास्ट ईयर ही एक आ चुका है। प्लांट सेल किसकी बनी है? पेपर किसका बना है? सेल्यूलोज का ही बना है, क्योंकि कहां से बनता है? तो प्लांट सेल किसकी बनी है? सेल्यूलोज। पेपर किससे बना? सेल्यूलोज। ये टिक करो। कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, जस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो देखो कैसे हैं, वो प्लेन शुगर नहीं है, वो कैसे शुगर हैं? अमीनो शुगर हैं, मतलब केमिकली मॉडिफाइड शुगर। तो आराम से किन किन पॉलीसेकेराइड में मॉडिफाइड शुगर पाई जाती हैं? तो आंसर क्या देंगे? कॉम्प्लेक्स। जैसे कौन सी पाई जाएगी या कौन सी पाई जाएगी? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जाम्पल क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल बताओ, तो आंसर क्या देंगे? एक्सोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन में होता क्या है? क्या होता है? काइटिन तो होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड अक्सर कैसे होते हैं? देखिए ये चैप्टर मेमोरी का है, इसमें मेमोरी आपके बहुत काम आएगी। सेल डिवीजन वाला चैप्टर थोड़ा समझने वाला है, यहाँ मेमोरी का बहुत रोल है। एनसीईआरटी ने क्या किया है? न्यूक्लिक एसिड में बहुत कम लिखा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब न्यूक्लिक एसिड का पोर्शन 12th में पहुंचा दिया है। तो यहाँ जो दिया उसको देख लेते हैं। पहला, एक और मैक्रोमॉलिक्यूल है जो हमको कहां मिलेगा? ऑफ लिविंग टिश्यूज का नाम। ये भी क्या होते हैं? कह रहा पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ ये भी किसका पार्ट है? आगे ये क्या लिखा है? ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल तो कौन कौन से हैं? 3 ही हैं। लिपिड असली में नहीं है, लिपिड का तो मॉलिक्यूलर वेट कम है ना, तो ट्रू पूछेगा तो 3 बताएंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक किसका? न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या पाए जाते हैं? 3 कंपोनेंट पहले से पता है। एक क्या मिलेगा? हेट्रोसाइकिल। एक क्या मिलेगा? मोनोसेकेराइड। एक क्या मिलेगा? फास्फेट। इसका मतलब कुछ नहीं बताया है, सब न्यूक्लिक एसिड वहीं चला गया है। अगर आपने नोटिस किया होगा फिगर 9.1 में, ये क्या है? उसी को क्या कहते हो? जैसे नाम ही फिर रिपीट कर दिया, बस याद रखना एडेनिन और ग्वानिन क्या है, जबकि बाकी सब क्या है? पिरिमिडीन है। स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नाम प्यूरिन या पिरिमिडीन। शुगर जो यहां अटैच होती है वो कैसी होती है? या तो कैसी होती है, अगर राइबोज जोड़ दिए तो, और डीऑक्सी जोड़ दिए तो डीएनए। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सी राइबोज होगा उसका नाम, और जिसमें राइबोज होगा उसका नाम। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बेहतर 12th वाली एनसीईआरटी में लिखा है। न्यूक्लिक एसिड अगर आप नहीं भी यहाँ रिवाइज करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, मेन क्वेश्चन आपके 12th वाले से ही निकलेंगे। हाँ, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से एग्जाम में बहुत सवाल आ रहा है, या तो प्योर प्रोटीन से या तो स्ट्रक्चर से, कुछ ना कुछ मिलेगा।